हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान का पाठ आलो आंधारी पढ़ने जा रहे हैं। आलो आंधारी की जो लेखिका हैं बेबी हलदार हैं। बेबी हलदार के बारे में हम पहले कुछ जान लें। ये जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर इनका जन्म हुआ था और जहाँ सेना की नौकरी में उनके पिता तैनात थे। 13 वर्ष की उम्र में दुगनी उम्र के व्यक्ति से इनका विवाह हो गया था, जिसके कारण 7वीं कक्षा में इनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। 12-13 वर्षों के बाद में पति की ज्यादतियों से परेशान होकर 3 बच्चों सहित इन्होंने पति के घर को छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई थी। वे कुछ समय के बाद गुड़गांव चली आई थी। बांग्ला में लिखी एवं हिंदी में अनुदित आलो आंधारी एक मात्र पुस्तक है इनकी। इन्होंने सिर्फ एक ही पुस्तक लिखी है। वर्तमान में ये गुड़गांव में घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य करती है। तो हम सोच सकते हैं कि ऐसी महिला जो इतनी विकट परिस्थितियों से गुजरी हुई है और आज इतनी साधारण से कार्य को करती है, और इस महिला ने इतनी अच्छी किताब लिख दी है जिसे आज हम पढ़ रहे हैं। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। आलो आंधारी। मैं अब अपने किराए के घर में थी। सब समय सोचती रहती थी कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाएंगे। मतलब वो अपने जीवन के बारे में ही एक रूप से बताने की कोशिश कर रही है यहाँ पर, और कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने के लिए जाती हूँ और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए बार बार बोलती हूँ कि मुझे कोई काम मिल जाए। मुझे चिंता थी कि कहीं महीना खत्म होने पर घर का किराया देना होगा। पता नहीं इससे कम किराए में कोई और घर मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे। काम के साथ साथ मैं घर भी ढूंढती रहती थी, क्योंकि उन्हें कम किराए का घर चाहिए था और 1.5 सप्ताह हो गया था उनके पास और काम नहीं मिल रहा था उनको। मुझे बच्चों के साथ उनके घर में अकेले रहते हैं देख के आसपास के सभी लोग मुझसे पूछते थे, तुम यहाँ पर अकेली क्यों रहती हो। एक अकेली महिला जब समाज में रहती है तो उससे अनेक प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, मतलब उसका पति कहाँ रहता है। तुम कितने दिनों से यहाँ पर रह रही हो, तुम्हारा स्वामी क्या करता है, तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी, रह सकोगी क्या तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता है, तुम्हारे पति क्यों नहीं आते हैं। ऐसी सारी बातें उनके पास आकर लोग बोलते थे। ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े रहने की इच्छा भी नहीं होती थी, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी। बच्चों को साथ लेकर मैं उसी समय काम खोजने निकल पड़ती थी, और कुछ घंटों के बाद जब मैं घर लौटती तब फिर पड़ोस की औरतें आकर पूछती, क्यों, काम मिला। फिर मेरे चेहरे के भाव को देखकर मुंह से चुक चुक आवाज़ें निकाल कर कुछ न कुछ बोलने लगती थी, मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढने की ढाढ़स में ही मिल जाएगा। मैं उनकी बातें अनसुनी करके अपने बच्चों से बातें करने लग जाती थी। मेम साहब की कोठी के सामने एक कोठी में सुनील नाम का 30-32 साल का एक युवक मोटर चलाता था। वह मुझे पहचानता था, इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, तुम क्या अब उस कोठी में काम नहीं करती हो क्या। मैंने कहा, मुझे उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो चुका। मतलब 1.5 सप्ताह से मैंने वहाँ काम छोड़ दिया है, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है। वह बोला, ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। वो उसे आश्वासन देकर चला जाता है। 2-1 दिन के बाद में दोपहर में बच्चों को खिला पिलाकर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया और बोला, क्यों, काम मिला। मैंने कहा, नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। वो बोला, तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछा, कहाँ। तो बोला, काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी की बातें तुम वहाँ पर खुद ही कर लेना कि तुम्हें कैसे क्या काम करना है। उसके बाद सुनकर मैं फौरन उसके साथ चल पड़ी। वहां पहुंचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी बेल बजाई तो उस घर के साहब बाहर आए और सुनील ने उनसे कहा, सर, आपने कहा था ना कि मैं इसे लेकर आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बंगाली हो। तो मैं बोली, हाँ। इसके बाद काम के बारे में बातें हुई। उन्होंने कहा, देखो, यहाँ जो औरत काम करती है उसे मैं 800 रुपये देता हूँ। तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तुम्हारा काम देख कर बताऊंगा कि मैं तुम्हें कितने पैसे दूंगा। मैं बोली, ठीक है, यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा। उन्होंने कहा, तुम जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठ जाता हूँ। मैं बोली, मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा, मैं 6-7 बजे तक आऊँगी। इतना कहकर मैं चलने लगी तो मुझे लगा वह पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सुनील जाने को हुआ तो मैंने थोड़ा रुक जाने के लिए कहा। उसने मुझसे कहा कि तुम थोड़ा सा रुको। वह बोला, तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। मैंने कहा, बस थोड़ा सा रुक जाओ। लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई और सिर्फ इतना कहा, कल से तुम काम पर आ जाओ। अगले दिन मैं काम पर आई तो दूर से ही 35-40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते हुए मैंने देखा। साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। मुझे देखते ही वह भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें कर उसी समय उसे काम से हटा दिया। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आते ही उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दी, क्योंकि जब एक व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति की वजह से अगर चला जाता है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है।
मैंने कहा देखो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, यदि जानती होती कि यहाँ पहले से ही कोई काम कर रहा है तो मैं यहाँ पर नहीं आती, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ काम करती हो। मुझसे कहने से कोई लाभ नहीं है, तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बकते बकते यहाँ से चली गई। साहब आकर मुझे भीतर ले गए और सब समझा बुझा दिया कि क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। बस उस दिन से मैं अपने मन में खाना वाना अपने घर मन से खाना वाना बनाकर टेबल पर रख कर घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते लगे। एक दिन साहब ने पूछा, तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह कैसे कर लेती हो? कहाँ सीखा तुमने ये सब काम? मैंने कहा घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती, परेशानी नहीं होती, क्योंकि बचपन से मुझे इसकी आदत है। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ। मेरे बाबा भी सब समय पर घर नहीं आते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो पाता था। मैं इसी तरह रोज सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती। बीच बीच में साहब इधर उधर की बातें पूछ लेते थे। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन वैसा सुयोग कहाँ है कि फिर भी मैं कोशिश करूँगी, मतलब कोशिश करूँगी अपने बच्चों के लिए। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा, तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूँगा। इस प्रकार से उन्होंने उसको आश्वासन दे दिया कि मैं तुम्हारे बच्चों की मदद करूंगा, तुम रोज बच्चों को वहां छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ लेकर चली जाना। मैं अब बच्चों को साथ लेकर आने लगी, उन्हें स्कूल में छोड़कर घर आकर अपने काम में लग जाती थी और स्कूल से जब बच्चे मेरे पास आते थे तो साहब कुछ ना कुछ उनको खाने को दे देते थे। अब मैं सोचने लगी मुझे कहीं और कुछ भी काम करना चाहिए, क्योंकि इतने पैसों में क्या बच्चों को पाल पोस पाऊंगी, मैं क्या घर का किराया दे पाऊंगी। मैंने साहब से कहा कि यदि उन्हें पता चले कि किसी और को भी काम की ज़रूरत है तो वो मुझे बताएं, मुझे बता। उन्होंने कहा कि आसपास पता करके मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है, फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा। यह सोचकर मैं अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंढने लगी। दादा मतलब अपने पहचान वाले के घर मिल भी गया और उसी दिन पुराना घर छोड़ के मैं उसमें चली गई। उसको नया घर मिल गया था कम किराए का। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपये ही था, लेकिन टट्टी पेशाब के लिए मतलब टॉयलेट बाथरूम के लिए बाहर जाना पड़ता था। मैंने सोचा जब इन सब इसी तरह से रह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकती। उन्होंने सोचा मैं भी ऐसे ही रह लूँगी। वहाँ भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते थे, मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते थे। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करता था, कोई मुझे अच्छी सलाह देता था तो कोई मुझे देख के दबी जबान में मेरे बारे में कुछ कानाफूसी करने लग जाता था। इन सब बातों से मुझे लेना देना नहीं था। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिला कर रेडी करती थी, तैयार करती थी और घर में ताला लगाकर उनके साथ चल देती थी। मैं एक ही कोठी में काम करते करते कैसे अपना घर चलाऊंगी, कैसे घर का किराया दूंगी, इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते थे। मैं स्वयं भी चिंता करती थी कि मुझे 2 और कोठियों में काम करना पड़ेगा, मतलब 2 और घरों में काम करना पड़ेगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे। मैं रोज साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया क्या। वह मेरा प्रश्न और कोई बात टाल देते थे, लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता था जैसे वह नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं। शायद वो सोचते रहे हो कि मुझसे वह सब होगा नहीं, और होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होगी। वह ऐसा सोचती थी कि शायद वो साहब उसकी चिंता करते हैं, इसलिए उसको और कहीं काम करने नहीं जाते देते हैं। शायद इसलिए उन्होंने एक दिन हठात मुझे पूछा, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्च हो जाता है? शर्म से कुछ नहीं बोली और उन्होंने भी दोबारा नहीं पूछा। शायद वो मेरी मदद करना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न करा है। इस पाठ को हम आज यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे के पाठ को और इसके आगे की कहानी को हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।